हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? तो वी आर लाइव नाउ एज वी आर गोइंग टू अगेन बैक टू द स्टेज। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं दीपाली आज आपको कंटिन्यू करूंगी हमारे टॉपिक्स को। अब बेसिकली हमें देखना है कि हमने ओके मैम आई हैं, फिर से पढ़ाएंगी। ओके ओके ओके, सबसे पहले ये बताओ, पढ़ना तो है ही। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड ऑल, फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देन हमने देखा था कि बिजनेस जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, उसको हम लोग कितने, मतलब बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज जो उसको हम लोग कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज जो हमने जाना था कि वो दो तरह की होती है, एक इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने जाना, कॉमर्स हमने जाना। आफ्टर दैट हमने देखा था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। हमने देखा था फिर इंडस्ट्री के टाइप्स, कॉमर्स के टाइप्स को। तो इंडस्ट्री के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो हमने जाना था कि इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेट्स गेट बैक टू द अगेन टॉपिक दैट इज कॉमर्स, जो कि उसका सेकेंड टाइप है। कॉमर्स में हमने क्या जाना था? कॉमर्स में हमने जाना था उसके 2 टाइप्स होते हैं। वन इज what trade, very good, and another is auxiliaries to trade. Okay, so let's come to the point. अब क्या करना है? ट्रेड का हमने देखा था, फिर टाइप्स, इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स देखे थे। ट्रेड के टाइप्स में हमने जाना था, ट्रेड्स जो होते हैं कम, ट्रेड होते हैं 2 टाइप्स के, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड घर के अंदर बैठते हो ना, उस तरह से। एंड व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? घर के बाहर। तो घर के बाहर मतलब देश के बाहर, देश की बाउंड्रीज के अंदर जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आपके होंगे होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो हम लोग देश की बाउंड्रीज के बाहर करते हैं। ओके, हमारा होम ट्रेड होता है 3 लेवल का। कितने लेवल का होता है बच्चों? 3 लेवल का। एक होता है हमारा लोकल गली मोहल्लों वाला, और एक होता है हमारा स्टेट ट्रेड। स्टेट वाइज मतलब कि जब स्टेट, किसी भी स्टेट, जैसे हमारा एक बिहार प्यारा सा राज्य है, अब इस बिहार के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब वो आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो वो स्टेट। और नेशनल मतलब एक नेशन के अंदर जितने स्टेट्स आते हैं, जब वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड। यहां तक हमने जाना था। होलसेल ट्रेड, रिटेलर ट्रेड आर द पार्ट ऑफ दैट। ओके, फॉरेन ट्रेड ये भी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। होम ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया था, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ट्रेडिंग इज डन विद द होम करेंसी, जैसे इंडिया का क्या है, रुपया, और इसको नेशनल बाउंड्रीज के अंदर करते हैं। नेक्स्ट इज होलसेल ट्रेड। अब होम ट्रेड के अंदर का पार्ट हमने देखा था होलसेल ट्रेड। बेसिकली ये 3 पार्टीज के बीच होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। नेक्स्ट हमने देखा था रिटेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड फाइनली इट गोज टू कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर फिर ट्रेडिंग करते हैं, कंज्यूमर इसे परचेज करके कंज्यूम करते हैं। रिटेल ट्रेड एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली होलसेल और रिटेल में एक ही डिफरेंस है कि होलसेल ट्रेड में हमारे जो होलसेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीदते हैं। कैसा सामान खरीदते हैं? बल्की। ठीक है, बल्की मतलब ज्यादा खरीदते हैं, और फिर वही ज्यादा वो सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को। हो गया हमारा होलसेल ट्रेड। इसमें उनको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम भी लगता है, एमआरपी से थोड़ी डिस्काउंट भी मिल जाती है। नाउ कम टू द रिटेल प्राइस, मतलब रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे रिटेलर्स। रिटेल ट्रेड में हमारा क्या होता है? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो भी कंपनी में या फिर जो भी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, उस सारे प्रोडक्ट्स को वो कैसे मार्केट तक पहुंचाते हैं? थ्रू होलसेलर एंड थ्रू रिटेलर्स। होलसेलर परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, एंड फिर होलसेलर इसे सेल करते हैं रिटेलर को। और रिटेलर्स क्या होते हैं? हमारे आसपास के छोटे छोटे दुकानदार, जिसमें हम चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट खरीदते हैं। तो वो सारे शॉप्स, या फिर ऐसे ये एक पिक्चर दे सकते हो आप, एक मॉल का पिक्चर है, ये भी एक रिटेल शॉप का एग्जाम्पल हो सकता है। यहां से हम फिर कस्टमर जो है रिटेल शॉप पर जाकर अपनी चॉइस ऑफ द गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। और वन मेजर डिफरेंस इज देयर कि होलसेलर्स बल्क बाई करते हैं प्रोड्यूसर से बल्क में, बट रिटेलर्स भी बाई करेंगे, बट दे विल बाई लेस एज कंपेयर टू होलसेलर्स। और फिर कस्टमर तो और भी कम बाई करेंगे, कस्टमर को नीड है 1, तो वो 1 यूनिट ही परचेज करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। यहां तक तो हमने खत्म किया था। आज हमारा टॉपिक शुरू होता है फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन, दुबई, मलेशिया, अमेरिका, कितना मजा आता ना सुन के। किसको फॉरेन में ट्रिप में करना है, फटाफट कमेंट से बताओ। ओके तो फॉरेन का नाम सुन के एकदम मजा आ जाता है, नहीं है ना? उसके लिए तो अर्निंग करनी पड़ेगी ना, उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, प्रोफेशन या कुछ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। ओके नाउ फॉरेन ट्रेड हमारा ये बताता है कि जब आप इंडियन करेंसी के बजाय, मतलब डोमेस्टिक करेंसी के बजाय आप इंटरनेशनल करेंसी, जैसे कि अगर आप बाहर अपना गुड्स, जैसे इंडिया के कोई प्रोड्यूसर बाहर, इंडिया का कोई ट्रेडर अगर बाहर, देश के बाहर अगर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वहां से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे इंडिया के बॉर्डर के बाहर, तो वो होगा हमारी करेंसी, नॉट डोमेस्टिक करेंसी, वो हमारी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा। तो दैट इज द पॉइंट कि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो देश की बाउंड्री के बाहर, और जरूरी नहीं है कि वो डोमेस्टिक करेंसी हो, वो फॉरेन करेंसी में भी होता है। ठीक है, नाउ फॉरेन ट्रेड इज दैट, ये 3 टाइप्स का हमारा होता है। ओके बच्चा पार्टी, ये एक होता है हमारा एक्सपोर्ट, एक हमारा होता है इंपोर्ट, और एक होता है हमारा इंट्रेपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बच्चों ने सुना होगा। एक्सपोर्ट क्या, जब प्रोडक्शन जो है किसी और कंट्रीज में हो रहा है, ठीक है, और हम वहां से गुड्स मंगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू द बायर्स इन अनदर कंट्री। बायर किसी और कंट्री के हो और सोल्ड किसी और कंट्री में कर रहे हो। जैसे कि सपोज इंडिया में अगर इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस बहुत फेमस है, और इंडिया जो है अपने हैंडीक्राफ्ट की हैंडक्राफ्ट चीजों को वो बाहर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, किसी कंट्री को, तो कोई भी कंट्री ले, सपोज दैट अमेरिका या यूएसए। तो इस तरह से जो वो ट्रेडिंग हो रही है इंडिया और अमेरिका के बीच, यानी इंडिया जो है वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, एक तरह से सेल कर रहा है। तो इंडिया जो सेल कर रहा है अमेरिका को, दिस काइंड ऑफ trade will be called export trade, okay, foreign trade. Now let's get back to the next point, that is our import trade. अब import क्या होता है, मंगवाना, import कर रहे हैं। export मतलब exit से याद रखो, exit export, और import मतलब जब हम मंगवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल import क्या हो सकता है, अब जैसे यूएई या भी अरब अमीरात वगैरह जो है कंट्रीज, वहां पे तेल की अच्छी खासी फैक्ट्री है, वहां पे तेल का जो है माइनिंग किया जाता है। तो वहां से जब हम किसी भी तरह का ऑयल प्रोडक्ट को जब हम मंगवाते हैं, ओके, इंडिया में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। जब हम किसी बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में, मतलब प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हमारे कंट्री में नहीं, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, अनदर कंट्री में, अदर कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और हम अपनी कंट्री में उसको मंगवा रहे हैं, that is called import. Okay, so that is called selling products or services produced in another country. तो आपने एक मेजर डिफरेंस देखा। एक्सपोर्ट मतलब, एक्सपोर्ट में हमारा होता है कि हम जो भी कुछ प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी खुद की कंट्री में होगा और हम भेजेंगे उसको कहाँ, बाहर। और इंपोर्ट ट्रेड कैसा होगा, इंपोर्ट मतलब वो प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और हम मंगवा रहे हैं अपनी कंट्री में। ओके ना, I hope this point is clear to you all. Let's come to the third type of foreign trade, that is our intraport. अब इन दोनों के जो बीच लाई करता है, देखो बीच, ऐसे बीच नहीं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच, या वो गोवा वाला बीच नहीं, ये दूसरा बीच है। ये बीच आपको बता रहा है, मतलब इंट्रापोर्ट ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर तीन कंट्री रोल प्ले करती है। बेसिकली अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो उसमें 2 कंट्री ही रोल प्ले करेगी, बट इंट्रापोर्ट ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें 3 कंट्रीज रोल प्ले करती है। ओके नाउ कम टू द पॉइंट, इंट्रापोर्ट ट्रेडिंग, जैसे यहाँ पे आपके पास सामने एक एग्जांपल है, लेट्स कम टू द पॉइंट, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। अब क्या है इंट्रापोर्ट ट्रेडिंग, कंट्री ए जो है लोडिंग कार्गो एज एक्सपोर्ट, अब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कंट्री बी जो है वो उसको मंगवाना चाहती है और प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कंट्री ए में। तो कंट्री बी अगर मंगवाएगी तो कंट्री बी क्या करेगी, इंपोर्ट, कंट्री बी विल डू इंपोर्ट एंड कंट्री ए क्या करेगा, एक्सपोर्ट। यहां से एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हुई और वो कंट्री बी जो है वहां पे गुड्स आपकी पहुंच गई। अब कंट्री बी क्या उसे रख लेगा, उसने तो इंपोर्ट किया है, तो क्या वो गुड्स रख लेगा, नो, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, इंट्रापोर्ट ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पे जो आपका कंट्री बी है वो एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले करेगा, मीडिएटर, ठीक है, मीडिएटर की तरह रोल प्ले करेगा। दलाल सुना है, दलाल जो जमीन की दलाली करते हैं,
ठीक है, हम डायरेक्ट तो नहीं खरीद सकते, सपोज बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम खुद से नहीं जाकर खरीद सकते, तो वहां पे दलाल रोल प्ले करते हैं। तो समझो एक तरह से वो ही है यहाँ पे कंट्री बी। अब कंट्री बी ने अपने पास तो गुड्स मंगवा लिया, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस हो गया, कहानी खत्म? नो। अब यहां से कंट्री बी क्या करेगी, गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, कहां पर? कंट्री सी के पास। अब 2 बार एक्सपोर्ट हुआ, ओके। और कंट्री सी ने क्या किया, कंट्री सी ने किया है गुड्स को इंपोर्ट। मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये 2 बार हुआ है। जब कंट्री ए ने गुड्स को बी के पास भेजा, कंट्री ए के लिए है वो एक्सपोर्ट, कंट्री बी के लिए इंपोर्ट। अब कंट्री बी उसी गुड्स को फिर सी के पास भेजेगी, सी के लिए है वो एक्सपोर्ट और सी के लिए है वो इंपोर्ट और बी के लिए है वो एक्सपोर्ट। सो इन दिस वे गुड्स जो एक्चुअल गुड है वो ए से बी और बी से सी तक गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेडिंग। यहाँ पे मीडिएटर यानी दलाल, उसका रोल किसने प्ले किया है, उसका रोल प्ले किया है कंट्री बी ने। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट पोर्ट, इस तरह के पोर्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडियरी। अनलोडिंग कार्गो एट पोर्ट एज एन इंपोर्ट ऑफ बी, वैल्यू एडिशन लोडिंग कार्गो टू अनदर वेसल, मतलब री एक्सपोर्ट। कहने का मतलब यहां है कि एक जो री एक्सपोर्ट का कंसेप्ट है, मतलब एक्सपोर्ट के बाद फिर से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं री एक्सपोर्ट, उसका कंसेप्ट आता है आपका इंटरपोर्ट ट्रेडिंग में। तो हमेशा याद रखना है एक्सपोर्ट इज अनदर, इंपोर्ट भी डिफरेंट है, और इंटरपोर्ट जो है वो बेसिकली 3 कंट्रीज के बीच लाई करता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके नाउ, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यहां तक तो हमने देखा कि कॉमर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, बेसिकली हम लोग इसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ओके, एड्स टू ट्रेड मतलब, एड्स मतलब कि जो सपोर्ट करे, जो हमारी ट्रेड को सपोर्ट करे। जैसे हमारी ट्रेड क्या है, अब मैं पूछूंगी आपसे ट्रेड क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, तो ये तो ट्रेड हुआ ना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, एड्स टू ट्रेड क्या है, आपकी ट्रेड को जो सपोर्ट करेगा, आप बाय कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, अब इस ट्रेडिंग को जो सपोर्ट कर रहा है that is called aids to trade. Okay, तो auxiliaries to trade या aids to trade, as you can see by definition, it refers to the activities to bring the final product from the place of production to the place of consumption. मतलब प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां के प्लेस से कंजम्पशन की प्लेस तक लाने का जो काम होता है, या जो भी टूल्स इक्विपमेंट से जो भी चीजें हमें हेल्प करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप इमेजिन करो कि हम लोग अगर कुछ भी चीज खाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज बर्गर ही खाया, पिज्जा ही खाया, या आपने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया, जब आपका अचानक से मन करे, कैविंग हो रही है कि चलो ना आज एकदम रिच पिज्जा मंगवाते हैं। ओके, तो आपने पिज्जा मंगवाया, स्वीट कॉर्न या पनीर, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर, इमेजिन कर लो और इमेजिनेशन में थोड़ी देर के लिए खो जाओ। आपने ऑर्डर किया, आपका पिज्जा बस आने वाला है, तो कैसे आएगा? क्या वो रेस्टोरेंट आपके घर पे आ जाएगा? नो। तो वो प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे आप तक? वो प्रोडक्ट ऐसे पहुंचेगा कि वो प्रोडक्ट आपके पास लेकर आएंगे डिलीवरी बॉय। तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल? प्रोडक्शन तो कहीं और हुआ, पिज्जा बना तो कहीं और, 8 स्लाइस 4 स्लाइस वाले पिज्जा जितने भी होंगे, या पता नहीं आप सारे अकेले खाओ जितने भी स्लाइड्स के होंगे, तो आपने ये तो बना कहीं और। अब वो सारे जब आपके घर आ रहे हैं और आप कंज्यूम करने वाले हो, इस बीच में हेल्प किसने किया, किसने पहुंचाया आप तक? फ्रॉम द रेस्टोरेंट मीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, आपके घर तक, आपका जो कंज्यूमशन प्लेस है वहां तक किसने पहुंचाया? तो वो पहुंचाने का काम किया है किसने? ट्रांसपोर्ट ने। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि आप देखो प्रोडक्शन कहीं और हुआ पिज्जा का, कंजम्पशन आप घर पे बैठ के कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक्चुअली में हम लोग इसको कहते हैं ना, गैपिंग को जिसने सपोर्ट किया है, इस सर्विस को जिसने सपोर्ट किया है कि मेरा मुझे भूख लगी है, पिज्जा, इमेजिन करोगे कि तो क्या पिज्जा हाजिर हो जाएगा? पिज्जा हाजिर हुआ? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो कैसे आएगा पिज्जा? पिज्जा के आपको फोन पे आपको बुक करना पड़ेगा, स्विगी या जोमेटो के डिलीवरी बॉय आप तक पिज्जा पहुंचाकर चले जाएंगे और आप खा लेंगे और आप तृप्त हो जाएंगे। तो ये तृप्ति का काम हेल्प किसने किया ये चीज कराने में? आपको ट्रांसपोर्ट ने ना। इसी वे में हमें देखना है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो हुआ ही होगा आपका। तो बेसिकली एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होते हैं वो हर्डल्स हटाने का काम करते हैं। हमारी जो भी ट्रेडिंग की जो हर्डल्स होती है, जैसे हर्डल रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है, या बैरियर ऑफ डिस्टेंस, हमने पढ़ा था ना टर्शरी में,
बैरियर ऑफ डिस्टेंस या बैरियर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बैरियर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ये क्या, कौन हेल्प करेगा इसको दूर करने में, कौन सा एड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस की बात, कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है, बिजनेस में इंश्योरेंस कराना होता है, रिस्क की बात आती है। तो ऐसे केस में आपके फाइनेंस को कौन सपोर्ट करता है, एड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब भाई रिस्क, ये आपके बैरियर जो कि हटाता है वो आपका होता है रिस्क वाला बैरियर। रिस्क है भाई, रिस्क है, ओके, रिस्क है तो ठीक है करेंगे काम, कोई बात नहीं है। लाइफ में किसमें रिस्क नहीं होता तो क्या हम काम नहीं करते। बंजिंग जंपिंग देखा है, इतनी हाइट से वहां पे ऐसे आपको पुश तो नहीं किया जाता, ऑब्वियसली आप खुद से जंप करते हो, इतनी हजारों की हाइट होती है और वहां से आपको जंप करवाया जाता है विद सपोर्ट ऑफ एन स्ट्रिंग। तो आप कैसे जंप कर जाते हो, क्या रिस्क नहीं लेते लाइफ के साथ? डर तो बहुत लगता है, पता नहीं वापस ऊपर आएंगे, नीचे ही रह जाएंगे या ऊपर ही चले जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है। बट एक इमेजिनेशन में तो आता है, तो क्या वहां पे रिस्क नहीं लेते? तो बिजनेस भी कुछ ऐसा ही होता है। इन नो वन एनी बिजनेस इज देयर, मतलब आपका कोई ऐसा वर्ल्ड में बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी ना हो। रिस्क होता ही है, बस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, वो हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, समवन हैज रिप्लाइड, आनंद राय। हेलो आनंद राय। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। रिस्क इज देयर। ओके, नाउ तो हमने देखा कि रिस्क जो हो रही है बिजनेस में, इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे दूर करोगे रिस्क को आप, कैसे दूर करोगे? इंश्योरेंस करवाकर, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वाला सुना है टैगलाइन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, लाइक दिस। अब आता है मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या क्या मिडिल मैन, अभी हमने पढ़ा था ना रिटेल वाले ट्रेड्स में, होलसेल वाले ट्रेड्स में। इज इट पॉसिबल कि आपको अगर पिज्जा खाने का मन किया, बर्गर खाने का मन किया, तो अब बन, रॉ वेजिटेबल्स, पनीर, चीज, मोंगनीज आप सब खुद से अरेंज करो? ऑब्वियसली नॉट। तो ये चीजों की जहां प्रोडक्शन होनी होगी, तो वो सारे प्रोडक्शन हो करके फिर हमारे तक वो कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचे, इन सबके लिए हर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए मिडिलमैन एक रोल प्ले करते हैं। सपोज दैट कि आपको बल्क में कोई गुड्स ऑर्डर करना है, ठीक है, अब आप बल्क में गुड्स ऑर्डर कर रहे हो और फिर उसको क्या कर रहे हो, आप रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, रिटेलर से कंज्यूमर तक जा रहा है। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम लोगों को कुछ खरीदना है या कुछ भी चीज, कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स हमें खरीदना है, तो अगर हमें बल्क में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या खुद से जाकर के शॉप पे जाकर के खरीद लेते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हमारी नीड कितनी है, क्या हम बल्क में खरीदना चाहते हैं। अगर हमें बल्क में खरीदना होगा तो हम किसके पास जाएंगे, कौन से मिडिलमैन के पास, होलसेलर के पास। अगर हमें कुछ यूनिट्स में खरीदना होगा तो हम रिटेलर्स के पास जाएंगे। तो ये होलसेलर और रिटेलर कौन है? क्या इज इट पॉसिबल कि हम लोग बैठे बैठे या खड़े खड़े या घूमते घूमते, जैसे जैसे हम क्या मैन्युफैक्चरर तक हर समय अपनी हर गुड्स की नीड के लिए पहुंच जाएं? इज इट पॉसिबल कि अगर अभी मेरे इस स्मार्ट वॉच में कोई डिफेक्टिव पीस आता है तो इस स्मार्ट वॉच के ऑनर के पास मैं जाकर कंप्लेन करूं? नो। तो दैट इज द पॉइंट कि मैन्युफैक्चरर तक कस्टमर हर बार नहीं पहुंच सकते, तो बीच के जो मिडिलमैन होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हर्डल ऐसे दूर होता है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब गुड्स को आपने मैन्युफैक्चर किया, अब आपने बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए, अरे बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर कर, एक दो यूनिट तो होते नहीं है, तो क्या करेंगे उन सबको, हम क्या करेंगे, वो सब एक साथ मार्केट में सेल हो जाते हैं? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो होता क्या है, गुड्स को स्टोर किया जाता है। अब बात आती है कि स्टोर हम करते कहाँ हैं, तो स्टोर हम करते हैं उसे वेयर हाउस में। गोडाउन सुना है, गोडाउन, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसेस। मतलब गुड्स अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जब मैन्युफैक्चरर्स करते हैं या जब होलसेलर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चरर्स से जब खरीदते हैं, तो उन सारे गुड्स को वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए, गुड्स के स्टोरेज के लिए, फॉर द storage of goods we need warehouses. Okay, now what is advertisement? Advertisement, ads आता है ना, कितने सारे हमने फनी एड्स देखे होंगे। अब बात आती है एडवर्टीजमेंट की। अब मार्केट में, अभी मैं कल परसों मैंने देखा फोन में कि बोट के जो ईयरपॉड्स होते हैं उसमें आप अपना नाम भी, नेम्स, ठीक है, नेम्स को भी आप चाहो तो ईयरपॉड पे ऐसा प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको पता चला, मुझे कैसे पता चला कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स नए आए हैं या मुझे वो लेने चाहिए? मुझे कैसे पता चला कि वायरलेस ईयरफोन्स आ गए हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, जो हम लोग पहले ग्रीन बोर्ड यूज किया करते थे? तो इतनी सारी चीजें जो बदल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये हम तक कैसे पहुंच रही है?
थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो मार्केट में अगर आपको गुड्स या प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आपके गुड्स या सर्विसेज को लॉन्च करना है, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे, तो उसके लिए यू नीड अ गुड एंड वेरी नाइस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो कि कस्टमर्स को बिल्कुल कहते हैं ना, दिल को एकदम छू जाए, ऐसा एडवर्टीजमेंट। आप देखना जो इमोशनल एड्स होते हैं रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो वो ना बहुत अच्छे होते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते हो और एक सेकंड के लिए आप उसमें खो जाओगे। तो दैट इज कॉल्ड कि आपके प्रोडक्ट को जो आपको डिस्प्ले करना है मार्केट में, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। And now we are moving to our next section, बच्चा पार्टी, that is called history। हमारा section 1 होता है यहाँ पे खत्म, और यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं history of commerce in India। अब ये history of commerce, ना वो history पढ़ाइएगा, हम history पढ़ने आए हैं, yes of course। अब जहां तक आपने history की बात करूं मैं, तो history क्या, बच्चों ने पढ़ा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ा ही होगा, ठीक है, 10 तक आप पढ़ते आए हो। कॉमर्स में नहीं पढ़े ना, डोंट वरी, कॉमर्स में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना है कि कॉमर्स का या ट्रेड का क्या क्या हिस्ट्री रहा है हमारे इंडिया में, कैसे वो इतना फ्लरिश किया है। एक दो दिन की बात नहीं है कि आज इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, आज इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, ठीक है। एक दिन में इमारतें तो खड़ी नहीं होती ना, ठीक है, एक दिन में तो आप बड़े नहीं हुए होंगे, मैं यहाँ नहीं आई होंगी, हमारा प्रोसेसिंग नहीं हुआ होगा। तो सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मैं अगर बात करूं, तो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो भी चीजें हुई है, बिजनेस, प्रोडक्शन या फिर गुड्स का कुछ भी, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेसिकली डिपेंड करता है कि उस कंट्री में ट्रेडिंग कैसी हो रही है, कैसा ग्रोथ हो रहा है। ओके, और वो डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पर। किस पर डिपेंड करता है? आपकी रिसोर्सेज पर। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत ही रिसोर्सेज पर, अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एज यू कैन सी दैट द ट्रेड एंड कॉमर्स हैव बीन द की ड्राइवर्स इन शेपिंग द इंडियन इकोनॉमी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्टेड दैट बोथ लैंड एंड सी ट्रेड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये ट्रेड इंडिया में फ्लरिश कैसे हुआ, कैसे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, कैसे कॉमर्स इतना ज्यादा वाइड एरिया को कवर करने लगा इंडिया में, कैसे? तो पहले के टाइम में आपको तो पता है ना कि पहले के टाइम में ट्रेडिंग कैसे होती थी, सामान के बदले सामान, तुम मुझे 2 किलो चावल दो, मैं तुम्हें 2 किलो प्याज दूंगा, ठीक है। तो अब आपको क्या होता था, आप जो भी प्रोडक्शन पहले करते थे, पहले वो खुद के लिए करते थे, फिर आपको धीरे धीरे लगा कि नहीं, हम सब चीजों का प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा सरप्लस होगा उसको मार्केट में हम बेच देंगे, और बदले में जो मुझे सामान चाहिए होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो दैट सिस्टम वाज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा बचपन में, बार्टर सिस्टम क्या होता है? सामान के बदले सामान, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें बदले में ये दूंगा। बचपन में वो करते थे ना, फ्रेंड्स के साथ निकल करते हैं, तुम मुझे अपनी हिस्ट्री की कॉपी की नोट्स दे दो ना, मैं तुमको अपनी मैथ्स की कॉपी दे दूंगा। अभी तक हम लोग करते थे, ठीक है, मतलब एक एज तक हमने किया है ये चीज, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं था, एक बार्टर सिस्टम था, वो सामान के बदले सामान। तो उस वक्त बार्टर सिस्टम अब खत्म होकर, मतलब सामान के बदले सामान, तो ये तो अभी नहीं है मैम, अभी तो हम लोग मनी में ट्रांजैक्शन करते हैं। यस, बिकॉज बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है, बहुत बड़ी उसकी एक आप कह सकते हो कि कमी थी, कि जब हम उस सिस्टम में ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो हमें एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट की वैल्यू पता नहीं चलता था, ठीक है, हमें समझ नहीं आती थी कि क्या होगी। अब सपोज कि मेरे पास तो आटा है, मैं मार्केट में गई, ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्याज, लेकिन मार्केट में जो लोग हैं वो आलू बेचने के लिए तैयार हैं। अब मुझे तो प्याज चाहिए, वो बेच रहे हैं मुझे आलू, लेकिन वो मुझसे आटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका वांट तो सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह के कुछ लूप होल्स को देखते हुए, इस स्टैंडर्ड वैल्यू में हम प्रोडक्ट को जब मेजर नहीं कर पा रहे थे, इन तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने निकाला एक सॉल्यूशन। हमारे इंडिया में फिर सॉल्यूशन आया, धीरे धीरे मनी का इन्वेंशन हुआ। तो अभी तो हम लोग डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, बट उस टाइम डिजिटल इंडिया नहीं था, अभी आया मोदी जी की वजह से। तो उस टाइम पे जो भी कॉइन्स वगैरह यूज होते थे ना, वो बेसिकली पता है आपको कैसे होते थे? मेटल्स के होते थे, सोने चांदी के, ठीक है, गोल्ड का। और गोल्ड से याद आया, हमने पढ़ा है ना, इंडिया को हम लोग बचपन में क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट कि इंडिया बहुत ही रिच था उस टाइम पे। जब उसकी इकोनॉमी की बात करें तो बहुत प्रोडक्शन होता था, बहुत सारी चीजें, मसाले, कॉटन, शुगर को बाहर सप्लाई किया जाता था थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट, थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, और इन सारे रूट्स को एक नाम भी दिया गया। जैसे
जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का 2 रूट सबसे ज्यादा फेमस हुआ था. दिस वाज, वन वाज सिल्क रूट, ओके, एक तो आपका था सिल्क रूट और एक जो था आपका स्पाइस रूट. तो बेसिकली हम लोगों ने जाना था कि स्पाइस रूट और सिल्क रूट में क्या डिफरेंस है. सिल्क रूट जो था ये डेवलप किया गया था चाइनीज के द्वारा, ठीक है, चाइनीज लोगों ने इसको डेवलप किया था, ये रूट निकाला था जो इंडिया से कनेक्ट कर रहा था. ओके, तो इंडिया से जब ये कनेक्ट करता, इंडिया, पर्शिया और इंडिया, पर्शिया, तो इस तरह की, और चाइना, इन सारे रूट में इंडिया से होते ही वो रूट जाता था. तो उस रूट के थ्रू चाइना अपना सामान जो है वो सप्लाई करते थे, मतलब ट्रेडिंग किया करते थे. तो इंडिया को जब इस रूट का पता चला तो उन्होंने भी इस रूट का यूज किया ट्रेडिंग करने में. सिमिलरली स्पाइस रूट, बट हाँ, एक कंफ्यूजन आप मत रखना कि मैम सिल्क रूट मतलब क्या सिल्क यहां से जाते होंगे. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सिर्फ सिल्क नहीं जाते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट जाते थे. बट मैं स्पेशली अगर स्पाइस रूट की बात करूं तो स्पाइस रूट फेमस ही था स्पाइसेस के लिए, यानी इंडिया के जितने भी मसाले थे वो स्पाइस रूट के थ्रू होकर वाटरवेज ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हुए, ओके, और वो अदर कंट्रीज में स्पाइसेस भेजे जाते थे. मसाले, स्पाइसेस मतलब मसाले. अब हम स्पाइसेस, मसाले, क्या होता है स्पाइसेस, मसाले, तो मसाले को अब क्या कहोगे, जैसे कि दालचीनी, लौंग, ठीक है. अब दालचीनी मतलब दाल और चीनी मिक्स करने वाली दालचीनी मत समझना, ये एक मसाला है जो कि खाने को स्वाद देता है, ठीक है, घर पे सर्च करना आप लोग. और एक होता है आपका लौंग, और बहुत सारे मसाले होते हैं, गोलकी वगैरह, व्हाटएवर. तो इन दिस वे स्पाइस रूट जो है ये इंडिया में डेवलप हुआ, इसके थ्रू भी ट्रेड हमारा इंडिया में फ्लरिश हुआ थ्रू waterways, okay, and silk route was related to land transport. Now let's come to the next part. ओके, तो इंडिया में जब चीजें हो रही थी, जब ट्रेडिंग इस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट या रोडवेज के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू जब हो रहा था, तो एट दैट टाइम इट वाज द सिचुएशन कि अब ट्रेडिंग तो आप कर रहे हो तो पैसा चाहिए. तो पैसा आएगा कहां से, क्या उस वक्त एसबीआई, पीएनबी या फिर जो भी मुथूट फाइनेंस या इस तरह के कोई फाइनेंशियल सिस्टम या कोई एस्टैब्लिश थे. नो, देयर वाज नॉट काइंड ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. तो क्या था भाई, उस वक्त था जो सबसे ज्यादा फेमस था, दैट वाज योर इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. क्या था आपका, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था उस टाइम के ट्रेडर्स को ट्रेडिंग कराने में. ओके, अब उनको फाइनेंस की नीड है, उनको फंड्स चाहिए, उनको नीड है कि वो लोन लें, तो इस अपने अब जो भी एक्स्ट्रा मनी आई है उसको डिपॉजिट रखें. तो ये क्या था मैम, क्या ये एक रियल बैंक था कि ये बैंकिंग बॉडी थी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्या था मैम. तो बच्चा पार्टी, एक्चुअली ये कोई बैंक नहीं था, ये एक बैंकिंग सिस्टम है. पहले तो आप ये कंफ्यूजन दूर कर लो. बैंकिंग सिस्टम मीन्स व्हाट, कि ये एक सिस्टम है जो कि काम करता है किस लिए, जो कि काम करता था एक्चुअली उन ट्रेडर्स के लिए या उन फार्मर्स के लिए जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी. बेसिकली इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ये लोग ही हुआ करते थे जो नगर सेठ या फिर जो भी साहूकार या जिनके पास बहुत सारा पहले के टाइम में जमींदार, बहुत पैसा वैसा हुआ करता था, एकदम मोटे नहीं होते थे, पतले भी हो सकते हैं. तो जो कि बहुत सारे जिनके पास पैसा, जमीनें हुआ करती थी, तो वो इस तरह का काम करते थे कि वो जो नीडी होते थे फार्मर्स या अदर ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, उनको वो फंड प्रोवाइड करते थे और उनका जो अगर कोई सरप्लस इनकम है तो वो अपने पास एज अ डिपॉजिट रखते थे. ओके, तो दैट इज द सिस्टम कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ बैंकिंग दैट इन्वॉल्व प्राइवेट फर्म और इंडिविजुअल्स who act as banks by providing financial services such as loans and accepting deposits. मतलब बेसिकली लोन प्रोवाइड करना और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ये दो काम होता था इस सिस्टम के अंदर. तो लोग होते थे, कोई बॉडी नहीं थी, कोई स्टैट्यूटरी मतलब जैसे एसबीआई वगैरह है ना, उस तरह का कोई एजेंसी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, ये लोग ही होते थे और वो ये सिस्टम रन करते थे बस अपने एरियाज में. ठीक है, तो देखो एज ए पिक्चर, आप इस पिक्चर से समझ सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है. ये साहूकार है या फिर आप इनको कोई भी सेठ नाम दे दो, तो सेठ रतन लाल, मदन लाल, मोहन लाल, वॉटेवर, और ये एक पर्सन है, एक फार्मर है, और ये क्या दे रहे हैं, ये अपनी सेविंग्स इनको दे रहे हैं या फिर हो सकता है वो ये लोन पेमेंट कर रहे हो. तो ये आप देख रहे हो, क्या ये आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर ऑफिस है, कोई सेटअप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नो. तो इस तरह से कमरे के अंदर ही, घर के अंदर ही साहूकार जो है वो प्रोवाइड करते थे लोन्स, या फिर प्रोवाइड करते थे वो, या फिर एक्सेप्ट करते थे उनके सरप्लस डिपॉजिट्स को. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
तो हमने जाना कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, तो इस सिस्टम के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे बैंकर्स होते थे वो क्या फंक्शन रन करते थे। तो इसकी मैं बात करूं तो हमारे फंक्शंस होते थे बैंकिंग फंक्शंस और एक होता है नॉन बैंकिंग फंक्शन। तो मैम आपने बैंकिंग कहा और आपने नॉन बैंकिंग कहा, मतलब व्हाट। तो अब देखो, अब आप करेंटली इमेजिन करो आज के बैंकर्स का बैंक जो होता है एसबीआई, पीएनबी या फिर जो भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक्स है, उनका काम बेसिकली आप क्या समझते हो। आपको अगर कुछ भी नहीं आइडिया है अभी, तो आप बेसिकली इतना नॉलेज तो होगा आपको और आप अच्छे से जानते हो कि बैंक जो है वो पैसे लेती है या फिर लोन देती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द मनी। तो यही सेम काम था उस टाइम के बैंकिंग सिस्टम का। तो इंडिजिनियस बैंकर जो होते थे वो दो फंक्शन परफॉर्म करते थे, एक था आपका बैंकिंग और एक था आपका नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब मस्ती नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ वो ट्रेडिंग ही किया करते थे। अब बैंकिंग जो है उसमें आपको पता है लेंडिंग मनी, अब पैसे की जरूरत है पैसा देंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट उनके सरप्लस इनकम को अपने पास सेफ रखेंगे, और डीलिंग इन हुंडीज। हुंडी क्या होता है, ओके नाउ हुंडी क्या होता है, अब ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज हुंडी। हुंडी एक्चुअली बच्चा पार्टी देखो हुंडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो पहले आप देख लो। ओके नाउ हुंडी होता क्या है, एक्चुअली हुंडी जो है उसको एक क्रेडिट नोट की तरह लिया जाता है। तो हुंडी क्या होता है, तो हुंडी एक्चुअली क्रेडिट नोट है, मतलब कि इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करोगे। मैम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट नोट मतलब, तो मतलब बच्चा पार्टी हुंडी, जैसे सपोज एक हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है मिस्टर बासु, ठीक है। अब मिस्टर बासु जो है उनको जो लेना है लोन, ठीक है, वो गए सेठ मनोहर लाल के पास। ओके सेठ मनोहर लाल के पास वो गए, मिस्टर बासु गए सेठ मनोहर लाल के पास और उन्होंने इनको कहा कि आई नीड नहीं कह लो, मतलब बेसिकली उन्होंने ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया, उनको ट्रांजैक्शन के लिए कहा कि मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदा है लेकिन मैं पेमेंट अभी नहीं कर सकता। ओके पेमेंट अभी मैं नहीं कर सकता। मिस्टर बासु कह रहे हैं सेठ मोहन लाल को कि ओके मैंने आपसे गुड्स ले लिया है, सेठ है क्यों नहीं, वो सेठ इसका तो ये थोड़ी कि उनका काम सिर्फ बैंकिंग फंक्शन का ही है, वो ट्रेडिंग भी करते हैं किसी न किसी बिजनेस का, ठीक है। अब ये जो गुड्स बेच रहे हैं तो मिस्टर बासु ने उनसे गुड्स ले लिया और उनको कहा कि ठीक है लेकिन अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते, प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो उसने कहा ले लो भाई ले लो, ठीक है ले लो, तो कब तक दोगे, तो आई विल पे यू, सपोज चलो यही का अमाउंट हम लोग लेते हैं 2500 रुपीज, 2500 रुपीज मैं आपको दूंगा, लेकिन कब दूंगा मैं आपको मैं दूंगा आफ्टर, एज वी कैन सी हियर, आफ्टर 86 डेज। कितने दिन बाद दूंगा मैं, आफ्टर विल पे 2500 रुपीज आफ्टर 86 डेज। अब ये क्या बात हुई भाई, 86 डेज का टाइम मांग रहे हैं कौन, मिस्टर बासु, ठीक है। अब मिस्टर बासु बोल रहे हैं प्लीज भाई मुझे दे दो, तो मिस्टर वो बोल रहे हैं कि ओके ठीक है मैं सोच के बताता हूँ तुम्हें देना है कि नहीं। उसने सोचा, उसने बोला ठीक है ले लो, लेकिन क्या भरोसा पैसा लेके तुम तो फुर्र हो जाओगे, तो अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पैसे, तुम तो मेरे पैसे भी ले जाओगे, मेरे गुड्स भी ले जाओगे। तो फिर मिस्टर बासु कहेंगे ओके एक प्रॉमिस करते हैं हम लोग कि मैं आपको 86 डेज के बाद दूंगा, उसमें मैं आपको अमाउंट, गुड्स, डेट और साइन के साथ वो आपको मैं हैंड ओवर कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो नोट है स्टूडेंट्स, ये ड्रॉ करते हैं और इसमें आप प्रॉमिस करते हो, या जो लेंडर होते हैं, जो गुड्स के बायर होते हैं, जो पे नहीं कर पा रहे अभी, वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं जो ये गुड्स का पैसा है ये मैं कुछ टाइम के बाद दूंगा। तो ये एक्चुअली कैसे कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कि कल को आप पलट गए या फिर आप भूल गए या फिर आप देने के लिए भाग रहे हो, तो आपके पास एक सेफ्टी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। ओके आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, तो ये सेफ्टी किसके पास होनी चाहिए, सेठ मोहन लाल के पास। दैट्स व्हाई इट इज रिटन, आप एक बार पॉइंट देखो कि हुंडी refers to the financial instrument which was used for carrying out trade and credit transaction. Okay, कैश नहीं, ये कोई बिल नहीं है, ये एक प्रॉमिसरी नोट है। ओके क्रेडिट नोट है, इसको आप कह सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट नोट। ओके ये एक नोट है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं होता वो। हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया, इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट
अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो आप, वारंट द पेमेंट ऑफ मनी अनकंडीशनल प्रॉमिस। ओके ठीक है, एक साइन करके एक प्रॉमिसरी नोट यानी हुंडी मिस्टर बासु ने सेठ मोहनलाल को दे दी, भाई आप ले जाओ। अब सेठ मोहनलाल सोच रहे हैं ठीक है मेरे पास तो आ गया हुंडी, अब 86 डेज बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, ओ माय गॉड तब तक मैं क्या करूंगा, हे राम अब मैं क्या करूंगा, 86 डेज बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, तो क्यों ना मैं किसी ऐसे, अब ये इन्होंने भी किसी से पैसे ले रखे थे और उनका ड्यू डेट पेमेंट का आ गया, ठीक है, मिस्टर मोहनलाल ने भी किसी से पैसे ले रखे हैं, अब इनका डेट ऑफ पेमेंट आ गया, तो ये क्या करेंगे, इनके पास भी पैसे नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये हुंडी उठा करके उस पर्सन को दे देंगे जिनको मिस्टर मोहनलाल को पे करना है। अब इनका काम तो हो गया, अब ये जाकर उस बंदे को बोलेंगे आप ये मेरा हुंडी रख लो और ड्यू डेट आने पर 86 डेज के बाद जब भी ड्यू डेट होगा उस दिन मिस्टर बासु से जाकर 2500 रुपीज रिसीव कर लेना। तो दैट इज द पॉइंट कि हुंडी इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड गिव अ वारंट आल्सो। देखो यहाँ पर लिखा है ना, कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। वैलिड नेगोशिएशन मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप ही रिसीव करोगे, ओके ये जरूरी नहीं है कि अगर ड्यू डेट आएगा और मिस्टर मोहनलाल को ही रिसीव करना है क्योंकि उन्हीं के पास हुंडी है। मिस्टर मोहनलाल के अलावा अगर वो हुंडी जिनके पास भी होगी वो कोई भी इसे रिसीव कर सकते। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड नेगोशिएबल ऑल्सो। अब नेगोशिएबल मतलब, अब देखो अब मिस्टर मोहनलाल को फंड की जरूरत पड़ गई, मुझे पैसे चाहिए 86 डेज, कौन 2500 रुपए के लिए वेट करता है भाई, अभी मुझे करेंटली 2000 रुपए चाहिए, तो वो किसी ऐसे बंदे के पास गए कि मुझे सुनो ना, मुझे प्लीज ना आप दे दो ना 2000 रुपए, तो बोलेगा 2000 में तुमको दे दूं, ठीक है दे दूंगा, तो ठीक है एक काम करो आप ये हुंडी रख लो, तो बोलेगा ये तो 2500 की हुंडी है, तो मोहनलाल कह रहे हैं नहीं नहीं आप ये रख लो, ठीक है, और ड्यू डेट आने पर आप वो पैसे जितने भी हैं 2500 किससे रिसीव कर लेना, मिस्टर बासु से, और अभी के लिए मुझे 2000 दे दो प्लीज, मुझे अर्जेंट है। तो भले मिस्टर मोहनलाल को 500 का लॉस हुआ बट उनका करंट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, और जिस बंदे को ये 2500 का हुंडी मिला है वो तो नेगोशिएट कर गया, अब उसे क्या हो गया 500 का सरप्लस। तो दैट इज कॉल्ड कि हुंडी का ट्रांजैक्शन इस तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज में या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में उस टाइम एंशिएंट टाइम पीरियड में किया जाता था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चा पार्टी, हेलो सोनाली, थैंक यू सोनाली। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कैटेगरी ऑफ हुंडीज ऑन द बेसिस। अब आती है बात हुंडी। ओके हुंडी है, समझ में आ गया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक क्रेडिट नोट है जिसका ट्रांजैक्शन किया जाता था, क्रेडिट मतलब जिसका यूज किया जाता था क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए। Now let's come to the next part, कैटेगरीज ऑफ हुंडी। यस बच्चा पार्टी, उस टाइम पे हुंडी जो है वो दो टाइप की होती थी। हाँ मैम इसमें भी टाइप्स, मतलब क्रेडिट पे हम पैसा ले रहे हैं, मतलब गुड्स बेच रहे हैं, और या फिर हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर ट्रेडिंग हो रही है, इसमें भी यस ऑफ कोर्स इसमें भी आपकी 2 टाइप्स होती है। ओके बच्चा पार्टी, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये है आपकी पहली टाइप दर्शनी, और ये है आपकी मुद्दती। मुद्दती को हम लोग मियादी भी बोलते हैं, दर्शनी नो इट्स दर्शनी नहीं है, ये दर्शनी है। तो अब ये दर्शनी हुंडी क्या होती है, दर्शनी डी से दर्शनी, टी से डिमांड, ऐसे ही आपको याद रखना है। डिमांड, जब डिमांड किया चल चलो पैसा निकालो, बस पैसा निकालो अभी, चलो हम हुंडी लेके तुम्हारे पास पहुंच गए, मेरा पैसा वापस करो भाई, ये होता है दर्शनी। हमने दर्शन दिया, प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु ने दर्शन दिया, अब आपको पेमेंट उसको करना है। आपके प्रभु कौन, जिससे आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, तो अब आपकी बारी आ रही है ना कि आपको देना है, तो आप देख रहे हो कि ड्यू डेट तो 2 महीने बाद का था बट ये तो मेरे पास अभी प्रकट हो गए। हाँ आपको चेक करना चाहिए था कि आपने कैसी हुंडी ली थी, वेदर इट वाज मुद्दती और इट वाज दर्शनी। दर्शन मतलब अगर आज उनको नीड हो गई, आज आपने सपोज कि क्रेडिट पे खरीदा, आज बिल ड्रॉ हुआ यानी हुंडी ड्रॉ हुई, अब कल अचानक से कल ही आ गए आपके पास आपके सेठ या साहूकार, और वो प्रकट होकर दर्शन होकर सुंदर सुंदर आपके सामने खड़े होगा, भैया प्लीज मेरे पैसे दे दो। आप बोलोगे हैं कल ही तो गुड्स लिया था, मेरी 2 मिनट सांस तो लेने दो, तो नहीं भाई मुझे पैसे की जरूरत है, अब आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डिमांड बिल, इट इज दर्शनी, दर्शन देते ही आपको पेमेंट करना है। A hundi payable at site called दर्शनी मुंडी, इट इज डिमांड बिल, लिखा है ना यहाँ पे। और मुद्दती मतलब मियादी, इसमें आप एकदम रिलैक्स रहो, इसमें आपके सामने प्रकट हो ना प्रकट हो, गायब हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये टाइम बिल है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद आपने जो बिल
आपने जो हुंडी पे साइन किया है, जो भी ड्यू डेट मेंशन किया है, जितना भी टाइम मांगा है उतना टाइम आपको मिलेगा, और आप उससे पहले पेमेंट करने के लिए ऑब्लाइग भी नहीं हो। ओके, that's why it is said muddati miyadi hundi is one which is payable after a specified period of time. That's why it is called what? Time bill. Time के बाद आप आराम से उसको पेमेंट कर दो, no issue. Okay, let's come to the next part. अच्छा मैम ये क्यों? Oh my God, no worries. इस पर देख के परेशान नहीं करना है, आपको स्माइल करना है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि हुंडीज, हमने देखा हुंडीज, हमने हुंडी के टाइप्स देखे, दर्शनी प्रकट होने वाले दे रहे हैं, दर्शन देने वाले, या फिर मुद्दती या मियादी। मियादी मतलब आराम आराम से देना है, टाइम पर देना है। तो बेसिकली इसमें भी टाइप्स होते हैं बच्चा पार्टी। टाइप्स क्या होता है, हम लोग ऐसा देखेंगे इसमें टाइप्स को, हम लोग इस टाइप्स का करेंगे बाइफर्केशन, को सेग्रीगेट करेंगे। ओके, दर्शनी है आपकी यहां, तो यहां से यहां आप जो पढ़ोगे, सबसे पहले आप जो भी पढ़ने जा रहे हो दर्शनी हुंडी के बारे में। तो दर्शनी हुंडी क्या होती है? दर्शनी हुंडी इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डिमांड। दी से दर्शन, दी से डिमांड, याद रखना है। तो दर्शनी में सबसे पहला टाइप होता है धनी जोग। धनी जोग क्या कहता है कि धनी जोग वो हुंडी टाइप होती है जिसमें आपको पेमेंट जब करने की बारी आएगी, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर सामने वाला अगर रिसीव कर रहा है उस बिल पर, तो कोई भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, आपके पास कोई भी रिसीव करने के लिए आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मिस्टर नटवर लाल ही आएंगे या मिस्टर मोहन लाल जो है वो ही आएंगे, कोई भी आ सकता है। उनके जगह उनका भाई, उनका चाचा, उनका मौसा, उनका बेटा, उनके पापा, उनके दादा, कोई भी वो रिसीव करने आ सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो नो वन इज लायबल टू रिसीव द पेमेंट, नो लायबिलिटी इज ओवर टू रिसीव द पेमेंट। ये हुंडी ऐसी हुंडी है, धनी जोग दर्शनी हुंडी, कि ये कहती है इस टाइप की हुंडी में यू आर नॉट लायबल टू पे द स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जिसके नाम पर इशू हुआ है वो पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है ऐसा, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त, उनके कलीग्स या कोई भी जो वो बिल लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, आप किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हो। Okay, now let's come to the next part, that is सहयोग। just opposite बच्चा पार्टी, just opposite। क्या कहा था हमने? धनी जोग दर्शनी में कहा था कि पेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सहयोग कहता है कि पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल। ओ भाई, सेठ, साहूकार, अमीर तबके के लोग, जमींदार, जिनके नाम पे वो हुंडी लिखी है, केवल उन्हीं को आप पेमेंट करोगे और वही लायबल है टू रिसीव द पेमेंट। उनके अलावा कोई, उनका भतीजा, चाचा, नाना, मामा, पापा, मम्मी, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, यार, कोई भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम पेमेंट उन्हीं को करेंगे, उस बिल का पेमेंट हम उन्हीं को करेंगे दर्शनी का, जब वो लेकर के आएंगे। कौन? खुद वो पर्सन जिनके नाम पे बिल ड्रॉ है। और वो कैसे पर्सन होंगे? ऐसे वैसे नहीं, वो रिस्पेक्टेबल होंगे। उस टाइम पे होता था ना जमींदारों को हम लोग बहुत ऐसे ऐसे देखते थे, ऐसे साहब साहब, सरकार सरकार, इस टाइप से देखते थे। तो दिस टाइप वाज फेमस एट दैट टाइम। तो ये दोनों जो भी हमने पढ़ा, धनी जोग या फिर सहयोग, ये दोनों हुंडी के टाइप्स आपको पता है। इसका बस आपने एक फीचर देखा कि किसको पेमेंट करना है। धनी जो कह रहा है किसी को भी दे दो, सहज जो कर रहा है ना स्पेसिफाइड पर्सन को देना है। लेकिन ये दोनों प्रेजेंट कब होगा? कभी भी। ये दोनों बिल लेकर कभी भी प्रेजेंट हो जाएंगे। एक और फरमान जारी कर दिया, ऑर्डर। ठीक है, आपने सेठ नटवर लाल या सेठ मोहन लाल से आपने पैसे लिए या ट्रांजैक्शन किया, और आपका डिमांड आ गया कि आपको 3 दिन के बाद ही दे देना है। 3 दिन के बाद वो प्रकट होने वाले हैं, 3 दिन के बाद आपको दे देना है। दैट काइंड ऑफ हुंडी या फिर वाज कॉल्ड फरमान जोग। और एक था आपका देखनहार, पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, मतलब उसको लेकर कोई भी अगर प्रेजेंट होता है, कोई भी होगा, बियरर या फिर मतलब जिनके नाम पे है, या प्रेजेंटर जो भी उनके रिश्तेदार प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको, उस टाइप की हुंडी को हम लोग कहते हैं देखनहार। तो बेसिकली बच्चा पार्टी, अब आप बोलोगे मैम ये देखनहार और ये धनी जोग कुछ मिलता जुलता है, तो हाँ बिल्कुल मिलता जुलता ही है। बट एक डिफरेंस क्या है कि धनी जोग जो है वो है आपका डिमांड बिल, कभी भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। समटाइम्स आपका धनी जोग जो है वो मुद्दती भी हो सकता है। आराम से समझते हैं, धनी जोग आपका डिमांड है, ये आपने अभी पढ़ा है, डिमांड बिल है, क्योंकि वो दर्शनी है, दर्शन देगा, पेमेंट कर देना है आपको। बट ऐसा नहीं है, समटाइम्स इट कैन बी मुद्दती ऑल्सो। देखो यहाँ पर है ना,
मुद्दती मीन्स कि आपका डिपेंड करता है, आप टाइम पे भी उसको दे सकते हो, टाइम के बाद भी दे सकते हो, मतलब टाइम जो आपका स्पेसिफाइड है आप उस टाइम इंटरवल के बाद भी पेमेंट कर सकते हो ड्यू डेट आने पर। डिमांड बिल जैसा हो ये जरूरी नहीं है, दोनों टाइप का हो सकता है, प्रकट कर हो जाएंगे तो दे दो, नहीं तो ड्यू डेट आने आएगा तो ड्यू डेट पे भी आप दे सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड धनी जोग, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी हु रिसीव द पेमेंट बट पेमेंट ऑन फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स टाइम के बाद देना है। नेक्स्ट इज योर फरमान जोग। योगेश गुर्जार, थैंक यू, हेलो योगेश, हेलो अंकित। Okay, now come to the next point. Next is फरमान जोग। फरमान इज मुद्दती। अब मुद्दती क्या होता है मैम? तो मुद्दती क्या होता है? क्या होता है अभी बताया था ना, मुद्दती होता है आपका टाइम बिल, टाइम बिल। ओके, तो टाइम बिल, फरमान में टाइम बिल, फरमान में मतलब तो देखते हैं, हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स्ड टर्म। ठीक है भाई, मुद्दती है हमको समझ में आ रहा है, फरमान जोग है समझ में आ रहा है, मतलब फरमान जोग मुद्दती आपकी हुंडी है, मतलब मैं हमको समझ नहीं आया। देखो बेटा, इस टाइप की जो बिल होती है, इस टाइप की जो हुंडी होती है, वो तो आपको पता है कि आप स्पेसिफाइड टाइम के बाद ही पे करोगे क्योंकि है वो मुद्दती, ठीक है। लेकिन पेमेंट जब ड्यू डेट पर करना है तो ऐसा नहीं कि आप पेमेंट जब ड्यू डेट पर है और सपोज आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई पकड़ लेगा। आपका जब भी उसका फरमान आएगा ड्यू डेट कंप्लीट होने के बाद, जब भी फरमान आएगा कि ड्यू डेट थी आज आपको कि 5 मार्च को आपको पेमेंट करना है, ड्यू डेट है, लेकिन आपका ऑर्डर आया कि आप 9 या 10 तक पेमेंट कर दो, तो आप उस टाइम तक भी पे कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, मतलब हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर पे तो हम पे करेंगे, ठीक है, आप ऑर्डर कीजिए ना सर, हम पे कर देंगे आपको, कोई बात नहीं, आपको पैसा आप ले जाइए, लेकिन उस फिक्स्ड टर्म के बाद ही हम पे करेंगे क्योंकि मेरी मुद्दती है, दर्शनी नहीं है। नेक्स्ट, जोखमी, जोखिम, हाँ भाई नाम से ही है जोखिम। अब ये जोखिम क्या होता है? जोखिम कहते हैं ना रिस्क, तो जोखिमी मुद्दती कुछ ऐसी है। मुद्दती ये कहती है कि ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच ऑफ गुड्स, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर और द होल्डर बियर द कॉस्ट। यस, मतलब कि ये मुद्दती कहती है, मतलब कि ये जोखमी मुद्दती कहती है हुंडी कि ये तभी ड्रॉ हो जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो भाई। मतलब आप कह रहे हो या फिर अगर आप ड्रॉ करते हो तो सपोज आपने गुड्स डिस्पैच किया, ठीक है, मिस्टर नटवर मोहन लाल ने गुड्स भेज दिया था मिस्टर बासु को, और मिस्टर बासु क्या किए, वो तो रिलैक्स हो गए, ओ चलो ठीक है मेरा गुड्स आने वाला है लेकिन मुझे ड्यू डेट को पेमेंट भी करना है क्योंकि ये क्या है, मुद्दती है, ठीक है पेमेंट कर देंगे, वो आराम से रिलैक्स है। अब मिस्टर मोहन लाल ने वहां से कार्गो में गुड्स डाला, शिप में गुड्स डाला और भेज दिया, चल दिया जहाज पानी में छुप छुप करते हुए, ठीक है, छुप छुप तो ट्रेन करती है, अरे छप छप करते हुए जो भी, तो वो करते हुए जहाज जो वहां से चल दिया। अब सामान तो जहाज में है लेकिन जहाज जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डूब गया सपोज, या लॉस्ट हो गया, फिर खराब हो गया जहाज, मतलब टाइम पर, या फिर गुड्स का जो लॉस हो गया, और सपोज दैट कि रास्ते से ही किसी ने गायब करवा दिया जहाज को ही, तो सामान तो गया। अब लॉस किसको होगा, किसको लॉस होगा? आप तो सोच रहे होगे कि मैम लॉस तो होगा परचेजर को, उसको तो होगा ही, बट बेसिकली उसके लिए लॉस जो बियर करेंगे, उस गुड्स की प्राइस का लॉस जो बियर करेंगे वो होंगे हमारे कौन, ड्रॉअर, या फिर जो उस गुड्स को, शिप को जो लेकर जा रहे थे, होल्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पेमेंट तभी होगा जब गुड्स सेफली बायर तक पहुंच जाएगा, दैट्स इट, और ड्यू डेट आने पर वो अपना पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर गुड्स को रास्ते में कुछ भी हुआ तो फिर तो पेमेंट नहीं जाएगा भाई, गुड तो पेमेंट जाएगा ही नहीं भाई, हम तो रिलैक्स रहेंगे, ना पेमेंट ना जाओ। ओके, तो आई होप कि दिस दर्शनी एंड मुद्दती इज क्लियर टू यू ऑल। एक बार फटाफट कमेंट्स में लिख के बता दोगे आप लोग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, Importance of indigenous banking, credit to small traders, credit to agriculture, long term credit. Yes, अब छोटे व्यापारी हैं, अब उनके पास फंड्स नहीं है लेकिन आइडिया है, उनके पास फंड्स नहीं है लेकिन रिसोर्सेज हैं, वो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको फंड प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, इंडिजिनियस बैंकर्स करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि लेंडिंग मनी उनका एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर है,
तो जमीनें लेनी है, क्रॉप्स उगाना है, क्रॉप्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, बीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल ऑल्सो। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अब लंबा व्यापार आप सोच रहे हो करने का, कुछ बड़ा करना चाहते हो या फिर कुछ लंबे टाइम के लिए आपको पैसे चाहिए किसी भी चीज के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, तो आपका उस सिस्टम में भी हेल्प करते हैं कौन? इंडिजिनियस बैंकर्स। ओके, नो रिस्क नो, इट्स नॉट रिस्क, एक्चुअली it is not risk बच्चा पार्टी, it is rise। ओके, देखो रिस्क लिखते लिखते ना ये क्या हो गया, राइज लिखते लिखते ये रिस्क हो गया, इतना रिस्क ही आ रहा है ना, ओहो बाबा कोई बात नहीं है। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, अब ये इंटरमीडियरीज मतलब कौन होते हैं? तो इंटरमीडियट मतलब मिडिल मैन, ओके, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, मतलब जो कि आपके बिजनेस को एक सपोर्ट देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़े बड़े जितने बिजनेस टाइकून्स हमारे इंडिया में भी, वो क्या ऐसे ही कर लेते हैं बिना किसी मिडिल मैन के हेल्प के? नो, नॉट लाइक दैट। रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, सबसे पहला रोल इनका क्या होता है? ब्रोकर्स, एजेंट्स, स्मॉल मर्चेंट्स, इस तरह का इनका क्या होता है? प्रमोशन ट्रेड करने में, ट्रेड को ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट कमीशन एजेंट्स, देखो है ना, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, बेसिकली होलसेलर और रिटेल भी आएंगे इसमें, मैंने पहले ही मिडिल मैन कहा था, इनका भी रोल होता है। ये गुड्स को आपको मार्केट में डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं, कस्टमर्स को इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, पहले के टाइम में था ना। अब रोल ऑफ इंटरमीडिएट मतलब इंडिया में जो भी ट्रेडिंग होती थी उस टाइम में, जगत सेठ का भी तो बहुत रोल होता था। वो क्या करते थे? वो हेल्प करते थे फाइनेंस अवेलेबल करवाने में या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने में ट्रेडर्स को, बेसिकली रूरल ट्रेडर्स को या फिर स्मॉल ट्रेडर्स को। नेक्स्ट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इंटरमीडिएटरीज हेल्प कैसे करते थे फेवरेबल बैलेंस ट्रेड में? यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट मींस व्हाट, हमने अभी पढ़ा था कि एक होता है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, और एक क्या होता है? इंपोर्ट। तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, तो उससे जो सरप्लस जनरेट होता है, जैसे सपोज आपने 10 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 2 रुपए का ही बस इंपोर्ट किया, ओके, तो कितना का आपको सरप्लस हुआ? सरप्लस आपको हुआ 8 रुपए का, ठीक है, 8 रुपए का आपको सरप्लस हुआ। तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, उस टाइम पे होता था स्टूडेंट्स, यस बच्चा पार्टी, हमारा देश उस टाइम पे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट कम करता था। तो इस तरह से जो उसका जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, उसमें भी मेजर रोल प्ले किया था इंटरमीडिएटरीज ने। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट सबसे पहले कैसे हुआ था फ्लरिश, वो सिल्क रूट के थ्रू और स्पाइस रूट के थ्रू हुआ था। पहले के टाइम पे लोग क्या था, घोड़ा गाड़ी या फिर खुद ही दौड़ जाते थे, या घोड़ा गाड़ी, इन सब चीजों को लेकर के मतलब जाते थे, गुड्स को लेकर के ट्रैवल करते थे, दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। लेकिन अब तो खैर सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई रोड, हर तरह से सुविधाएं आ गई है। बट